की हड्डी का टेढ़ापन। आमतौर पे अगर हम देखें तो रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, हमारे शरीर का पिलर है, इसी पे हम खड़े हुए हैं, घूम जाती है। की वजह से बच्चे की कमर में एक तरफ बहुत बड़ा कुबड़ निकला। पूरे 3% को ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती। ऑपरेशन इसमें से सिर्फ जो 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन को ही जरूरत पड़ती है। उपचार के बाद क्या व्यक्ति सामान्य जीवन जी सकता है? देते हैं, चाहे ऑपरेशन से या बिना ऑपरेशन के माध्यम से। जो बच्चे का जीवन है वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है, इतना खेल कूद सकता है, जमीन पे बैठ सकता है, आगे झुक सकता है, हर तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कर पाता है। नमस्कार, मैं रमाकांत उपाध्याय। आज हम आर्टेमिस हॉस्पिटल गुरुग्राम के अंदर है। 28 जून को स्कॉलरशिप डे मनाया जाता है, जिसको लेकर आर्टेमिस हॉस्पिटल गंभीरता से लोगों को बताना चाहता है, अवेयरनेस करना चाहता है कि आपके किसी भी बच्चे को या किसी व्यक्ति को अगर स्कॉलरशिप की बीमारी है तो वो आर्टेमिस हॉस्पिटल से संपर्क कर सकता है, बात कर सकता है। हमारे साथ में सीनियर डॉक्टर हितेश जी मौजूद है। डॉक्टर हितेश जी, कैसे दिख रहे हैं कि आज आप मना रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं इसके बारे में और इस डिसीज के बारे में बताएं, जिससे कि लोग बात सोच रहे हैं। काफी ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरिया में लोगों को पता भी नहीं होता है कि ये बीमारी क्या है। खासकर स्कोलियोसिस यानी कुबड़ मतलब रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन। देखो, आमतौर पे अगर हम देखें तो रीढ़ की हड्डी सीधी होती है और ये हमारे शरीर का पिलर है, इसी पे हम खड़े हुए हैं। कई बच्चों में या बड़ों में भी ये रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है। तो टेढ़ी का मतलब ये पूरी 3 डिमेंशन में घूम जाती है, जिसकी वजह से बच्चे के कमर में एक तरफ बहुत बड़ा कुबड़ निकल आता है। इसी को स्कोलियोसिस कहा जाता है। आमतौर पे स्पेशली जैसे आपने बोला कि ग्रामीण क्षेत्र में, इवन जो सिटीज हैं, काफी जगह पे ये माना जाता है कि इसका तो इलाज ही नहीं है, बच्चे को ऐसे ही रहना पड़ेगा। ऐसे बच्चों को आमतौर पे सांस की दिक्कत आने लग जाती है, ये ज्यादा रनिंग नहीं कर पाते, खेल नहीं पाते क्योंकि सांस फूलने लग जाता है, खा नहीं पाते, वजन नहीं बढ़ता, और जब ये और ज्यादा बढ़ जाती है तो काफी कमर दर्द भी रहना शुरू हो जाता है। तो इन बच्चों की जिंदगी नॉर्मल नहीं रहती। तो ये हम अवेयरनेस इसलिए मना रहे हैं। इसके लिए मैं आपको भी बधाई देता हूँ और आर्टेमिस हॉस्पिटल को, जिसने इतना हमें सपोर्ट किया, क्योंकि इस बीमारी का भी इलाज संभव है। हम आर्टेमिस हॉस्पिटल में 2011 से इसका इलाज कर रहे हैं और ऑलमोस्ट 98-99% सक्सेस रेट इस बीमारी का है, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। अगर हम इसको जल्दी पकड़ लें तो इसका इलाज सिर्फ एक्सरसाइज और ब्रेसेस से ही किया जा सकता है, और अगर ये थोड़ा बढ़ भी जाता है तो इसका इलाज ऑपरेशन से किया जाता है, जो ऑपरेशन ऑलमोस्ट 99% सक्सेसफुल है। ऑपरेशन के दौरान कोई साइड इफेक्ट या उसके बाद? देखो, इसमें डेफिनेटली जब मैंने शुरू किया था तो हम मानते थे कि ये ऑपरेशन बहुत ही ज्यादा रिस्की है, कि इसमें पैरालिसिस का रिस्क रहता है, पाँव की ताकत जा सकती है, ऐसा रिस्क है। बट ये रिस्क बहुत कम है। इस रिस्क को मिटिगेट या कम करने के लिए हमने क्या किया, हमने 2012 में ही आर्टेमिस हॉस्पिटल में न्यूरो मॉनिटरिंग की मशीन खरीद ली थी। न्यूरो मॉनिटरिंग में हम क्या करते हैं कि सारे मसल्स में इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। तो ऑपरेशन के दौरान जब हम इसको सीधा कर रहे होते हैं तो हम एक ब्रेन से सिग्नल रन करते हैं और ये मसल से पकड़ते रहते हैं। अगर वो सिग्नल सही चल रहा है, इसका मतलब हमारी स्पाइनल कॉर्ड सही काम कर रही है। इस टेक्नोलॉजी के कारण हम ऑलमोस्ट 140-150 डिग्री तक का स्कोलियोसिस भी सीधा कर पा रहे हैं। तो ये सर्जरी काफी अभी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से बहुत सेफ हो चुकी है। आर्टेमिस हॉस्पिटल ने कितने अभी तक ऐसे लोगों को ठीक किया है और जो अपने पैरों पे अब चल रहे हैं और इस डिसीज से मुक्ति पा चुके हैं? तो हमारे पास, जैसे मैं 2011 से अमेरिका से वापस आया था, जब मैंने यहाँ पे सेंटर फॉर स्पाइन एंड स्कोलियोसिस खोला था, तो आर्टेमिस हॉस्पिटल में तब से लेके अब तक ऑलमोस्ट 1500 स्कोलियोसिस के केस ऑपरेट कर चुके हैं। और ये स्कोलियोसिस केस हमारे पास सिर्फ इंडिया से नहीं, बाहर से भी हमारे पास आते हैं। ऑलमोस्ट 100 के करीब कंट्री से हम इस डिफरेंट बच्चों का स्कोलियोसिस का ऑपरेशन कर चुके हैं। इसके टाइप्स कितने होते हैं, मतलब कितने प्रकार? स्कोलियोसिस 5 तरह का होता है। जो सबसे कॉमन टाइप ऑफ स्कोलियोसिस होता है उसको हम बोलते हैं इडियोपैथिक स्कोलियोसिस। पहले इडियोपैथिक इसको इसलिए नाम दिया गया, इसका कारण हमें पता नहीं था, लेकिन अब रिसर्च के कारण के जरिए पता चला है कि ये जेनेटिक होता है। मतलब किसी बच्चे में एक जीन ऐसा आ जाता है जिसके कारण वो रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होने लग जाती है। ये आमतौर पे जब बच्चे ग्रोथ स्पर्ट में आते हैं 10 से 12 साल में, उस टाइम पे बढ़ता है। दूसरा स्कोलियोसिस होता है कॉन्जेनिटल, मतलब बाय बर्थ। ये तब होता है जब बच्चा अपने माँ के पेट में होता है, उस टाइम किसी दवाई से या गिरने से जो हड्डी है वो प्रॉपरली नहीं बन पाती। जो मनका होता है एक तरफ से बनता है, एक तरफ से नहीं बनता, जिसके कारण रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है। तीसरा स्कोलियोसिस होता है न्यूरोमस्कुलर। न्यूरोमस्कुलर का मतलब होता है कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी के अराउंड मांसपेशियां होती हैं, एक तरफ की मांसपेशियां ज्यादा स्ट्रांग होगी, दूसरी तरफ की मांसपेशियां किसी बीमारी के कारण, जैसे पोलियो एक बीमारी है, या ऐसे CMT कॉन्जेनिटल टॉर्टिकोलिस होता है,
तो इस चारकोट मैरी-टूथ डिजीज होता है। तो इस तरह की बीमारियों में एक तरफ के मसल ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, एक तरफ के कम स्ट्रांग होते हैं। तो वो मसल्स जिस तरफ ज्यादा स्ट्रांग होते हैं रीढ़ की हड्डी उस तरफ पुल हो जाती है, तो इसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस। चौथा जो स्कोलियोसिस होता है उसको हम बोलते हैं सिंड्रोमिक स्कोलियोसिस। कई ऐसे सिंड्रोम्स होते हैं जैसे न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस है, मार्फन सिंड्रोम है, जिसमें स्कोलियोसिस पाया जाता है। ये रेयर टाइप ऑफ स्कोलियोसिस होते हैं। पांचवा स्कोलियोसिस होता है डीजेनरेटिव। डीजेनरेटिव जो एडल्ट एज में होता है, उसमें क्या होता है, जो हमारी डिस्क है, हमें पता है उम्र के साथ हमारी डिस्क डीजेनरेट करती हैं। अब कई मरीजों में क्या होता है कि डिस्क एक तरफ से ज्यादा डीजेनरेट कर जाती है, दूसरी तरफ से कम डीजेनरेट करती है, जिसकी वजह से कमर में टेढ़ापन आ जाता है और इससे कमर में दर्द रहना शुरू हो जाता है। इनमें बच्चों में फीमेल और मेल में क्या संभावना रहती है, किस एज में खासकर ये पता चलता है या हो जाती है डिसीज? तो जो इडियोपैथिक स्कोलियोसिस है वो फीमेल्स में ज्यादा कॉमन होता है, और सबसे ज्यादा जो कॉमन एज ये जिसमें ये पकड़ा जाता है वो एडोलसेंस, जब बच्चों का ग्रोथ स्पॉट आता है। फीमेल्स में आमतौर पे 10 से 12 साल और मेल्स में 12 से 14 साल की उम्र। इसकी उपचार के विकल्प खासकर सर्जरी की आवश्यकता होती है इसमें, इसके अलावा कुछ हो? देखो, दुनिया में 3% लोग स्कोलियोसिस की बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन अगर हम बोले 3% को ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती। ऑपरेशन इसमें से सिर्फ जो 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन को ही जरूरत पड़ती है। 90% से ज्यादा मरीजों को हम सिर्फ एक्सरसाइज या उनको एजुकेट करके या उनको एक्सरसाइज के जरिए ही इसका मैनेजमेंट किया जाता है। जो बहुत कम परसेंटेज होते हैं जिनमें एंगल ऑफ स्कोलियोसिस बहुत रैपिडली बढ़ता है, जब 50 डिग्री से ऊपर चला जाता है और उसके बाद ये बढ़ता ही जाता है, उन्हीं में ही ऑपरेशन किया जाता है। अच्छा, इसमें सर उपचार के बाद क्या व्यक्ति सामान्य जीवन जी सकता है, अगर हम स्कोलियोसिस को जल्दी सामान्य पकड़ व्यक्ति की तरह? अगर हम स्कोलियोसिस को जल्दी पकड़ लेते हैं और इसका जल्दी उपचार कर देते हैं, चाहे ऑपरेशन से या बिना ऑपरेशन के माध्यम से, दोनों केसेस में जो बच्चे का जीवन है वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है। वो नॉर्मल बच्चों की तरह खेल कूद सकता है, जमीन पे बैठ सकता है, आगे झुक सकता है, हर तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कर पाता है। इसमें दर्द किस प्रकार से महसूस लोग का करना चालू करते हैं? क्या मतलब महसूस होता है दर्द के समय? लोग कहते हैं कि हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, क्या ये सब उसके सिम्टम्स? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बोला। लेकिन स्कोलियोसिस में पहले हम बिलीव करते थे कि जब ये एंगल 100 डिग्री 110 डिग्री के ऊपर हो जाता है तभी ये दर्द करता है। लेकिन अभी जो रिसेंट स्टडीज आई हैं उसमें पता चला, और हम भी ये बच्चे देखते हैं कि जिनको इवन 40-45 डिग्री स्कोलियोसिस होता है उनको भी कमर में दर्द रहना शुरू हो जाता है। इनफैक्ट मेरी ओपीडी में कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बच्चे पेरेंट्स को बोलते हैं कि मेरी कमर में दर्द हो रहा है, और जिसके कारण जब हम एक्सरे करते हैं तो हमें पता चलता है उस बच्चे को स्कोलियोसिस है। आमतौर पे दर्द बच्चों को इस तरह से होता है कि वो कहते हैं कि अपने पेरेंट्स को आके बोलता है कि हम ज्यादा खेल नहीं पा रहे, जब हम ज्यादा खेलते हैं तो हमें कमर में दर्द महसूस होता है। लेकिन ज्यादा जो बहुत सीवियर पेन है वो तभी होता है जब ये एंगल ऑफ स्कोलियोसिस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब, आपने किस एंगल तक, किस डिग्री तक हाईएस्ट आपने इलाज किया है और सक्सेस हुआ है? जो हाईएस्ट एंगल हमने किया वो 165 डिग्री तक हमने स्कोलियोसिस का उपचार किया है। 165 डिग्री मतलब स्कोलियोसिस बिल्कुल ऑलमोस्ट रीढ़ की हड्डी ऐसे ऑलमोस्ट 180 डिग्री तक मुड़ गई थी। वो बच्चा चल नहीं पा रहा था, उसके पैरों में भी कमजोरी आ गई थी। तो उसमें हम टेक्निक होती है, इसको बोलते हैं वर्टेब्रल कॉलम रिसेक्शन, के रीढ़ की हड्डी के एक पार्ट निकाल के दो रीढ़ की हड्डी के पार्ट को अलग अलग करके उनको सीधा किया जाता है। और मुझे बड़ी खुशी है कि वो बच्चा चलना शुरू हो गया, 1 हफ्ते के अंदर वो बच्चा चलना शुरू हो गया था। लेकिन हमारा जो अवेयरनेस का मकसद है वो ये नहीं है कि हम किसी को 165 या 140 डिग्री पे इलाज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी स्कोलियोसिस को पकड़े, जिस भी एंगल पे, चाहे वो 50 डिग्री है, 40 डिग्री है, 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, और जितना जल्दी इसका इलाज किया जा सके उतना ज्यादा ये इलाज रिस्क फ्री होता है। आपका अनुभव क्या कहता है इसके बारे में? देखो, मेरा अनुभव अभी तक बड़ा अच्छा रहा है, क्योंकि मैं बहुत पैशनेट हूँ स्कोलियोसिस को ट्रीट करने के लिए, और जो मेरी टीम मेंबर्स हैं उनमें भी डेफिनेटली वो पैशन पास ऑन हुआ है। तो हम स्कोलियोसिस को काफी गंभीरता से लेते हैं, और ऑलमोस्ट अभी तक जैसे मैंने बताया 1500 ऑपरेशन कर चुके हैं, लेकिन उसके अलावा मेरे ख्याल से हम 5000 के करीब बच्चों का इलाज कर चुके हैं, और ऑलमोस्ट आई थिंक 99% जो मरीज हैं हमारे सेटिस्फाई हैं। और हम काफी जागरूकता के लिए अभियान भी चलाते रहते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम करते रहते हैं, तो आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड। क्या लोगों को संदेश देते हैं जागरूकता दिवस को लेकर, क्योंकि लोग बात देख रहे हैं? लोगों को मेरा जो संदेश है वो यही है कि अगर आपके आसपास आपको लगता है कि किसी भी बच्चे को, किसी व्यक्ति को, बड़े को स्कोलियोसिस या कुबड़ की बीमारी है, तो इसका इलाज संभव है। जैसे हम कहते हैं कि अब पहले हम मानते थे कि हम एक जगह से लेके दूसरी जगह तक बात कैसे कर सकते हैं। अगर हम 50 साल पीछे चले जाएं तो हमें लगता था कि ये तो असंभव बात है, ऐसे कैसे हो सकता है कि
कोई इंसान इंडिया में बैठा अमेरिका में बात कर रहा है और उसकी फोटो भी देख पा रहा है। जैसे वो टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, उसी तरह मेडिकल टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है और स्कोलियोसिस का इलाज 98-99% सेफ हो चुका है। तो आप इससे बिल्कुल घबराइए नहीं। आप अपने जो आसपास जो भी ऑर्थोपेडिक सर्जन है, स्पाइन स्पेशलिस्ट है, उनसे जाके मिलिए, या आप हमारे पास आके आर्टेमिस हॉस्पिटल में आके मिलिए और स्कोलियोसिस का इलाज करवाइए। और कोई अहम सवाल जो बताना है? डॉक्टर हितेश गर्ग हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने स्कोलियोसिस बीमारी से जुड़े हुए तमाम बातें बताई जो कि जनता के लिए, अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोग इस खबर को देख रहे हैं तो जिन लोगों को इस प्रकार की बीमारी है, वो इस बीमारी से जूझ रहे हैं और उन तक ये संदेश नहीं पहुंच पा रहा है कि आर्टेमिस हॉस्पिटल इस प्रकार के इलाज करा रहा है। तमाम और भी हॉस्पिटल्स हैं। अगर आप चाहते हैं तो डॉक्टर हितेश से मिलें और इस बीमारी से मुक्त हों और छुटकारा पाएं। यहाँ पर इलाज भी कम पैसे में डिस्काउंट के साथ किया जा रहा है। हाँ, स्कोलियोसिस के लिए क्योंकि हम अवेयरनेस चलाते हैं, तो हमने मैनेजमेंट ने हमें काफी सपोर्ट किया है और इसका इलाज हम काफी डिस्काउंटेड प्राइसेस पे करते हैं। तो जहां भी इस खबर को लोग देख रहे हैं, लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों में साझा करें, जिससे हर व्यक्ति तक ये खबर पहुंचे और अवेयरनेस पहुंचे। नमस्कार।